Hello class, I am Radha Pandey and once again we are going to learn a chapter of class 11 biology that is biomolecules. आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे और हमारा आज नया टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। एक्चुअली एनसीईआरटी से देखा जाए तो इस टॉपिक का नाम है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बट इस बात को समझने के लिए थोड़ा स्टार्टिंग से हम लोग बात शुरू करते हैं और उसके हिसाब से हमें पहले मेटाबॉलिज्म जानना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म क्या चीज होता है। पिछली क्लास में हमने माइक्रोमोलिक्यूल्स लगभग सारे देख लिए थे और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम मैक्रोमोलिक्यूल्स की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले पहले एक टॉपिक बीच में और है हमारे पास जो कि मेटाबोलाइट्स का है। इसको भी समझना जरूरी है, तो समझते हैं। किसी क्लास में मैंने आपसे कहा भी था कि मेटाबॉलिज्म टॉपिक को मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगी, तो आज उस टॉपिक को मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से सुनना जरा। देखो, सबसे पहले मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करने से पहले मैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए डेफिनेशन लिखती हूँ। देखना सर, आपके बॉडी में होने वाली सारी रिएक्शंस, लगभग हर रिएक्शंस, इन्हीं सारे रिएक्शंस जो आपकी बॉडी में चलती हैं, एक सेल के भीतर चलती हैं, उसको हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, जरा आप देखो इसको। मैं लिखती हूँ सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस, सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल reactions occur inside a living system, to sustain their life, are called metabolic reactions, and the process is called metabolism, समझो क्या बोला मैंने? बायो मतलब आपको मैंने किसी क्लास में बताया था कि बायो का मतलब लाइफ होता है। अब एक ऐसा, यहां पे समझो, ऐसी रिएक्शंस, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो लाइफ बनाने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए, एक लाइफ को सस्टेन करना मतलब उसको चलाना है ना, उसको सरवाइव कराना। एक लाइफ को सरवाइव कराने के लिए एक लिविंग सिस्टम के भीतर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, उन सारी ही केमिकल रिएक्शंस को हम एक साथ मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। आप समझ रहे हो? मतलब आपकी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही है ना, चाहे वो प्रोटीन टूट रहा हो, चाहे वो एमिनो एसिड जुड़ रहा हो, चाहे वो आपका कार्बोहाइड्रेट टूट रहा हो, चाहे आपका वो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा हो, चाहे आपका लिपिड टूट रहा हो, चाहे आपका लिपिड बन रहा हो, एवरीथिंग जो कुछ भी आप अपने मन में सोच सकते हैं, जो एक लिविंग सिस्टम के भीतर जो रिएक्शंस आप इमेजिन कर सकते हैं, वो सारी ही केमिकल रिएक्शंस आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। और उनका पर्पस क्या होता है? तो उनका पर्पस होता है टू सस्टेन द लाइफ, किसी सेल का फंक्शन को मेंटेन रखना, एक सेल को सरवाइव कराना, लाइफ को सरवाइव कराना। बार बार मैं बोलती रहती हूँ, सेल का मतलब लाइफ से यहां पर लेते हैं। एक सिंगल सेल का अगर ऑर्गेनिज्म है तो वो उसके लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर एक मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है तो बहुत सारे सेल के अंदर वो काम करेगा, तब एक कंप्लीट अपना लाइफ को सरवाइव करा पाएगा, तो वो हम उसको भी वहां पे टारगेट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली एक लाइफ को सस्टेन कराने के लिए, एक सेल के सेलुलर फंक्शंस को मेंटेन कराने के लिए जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपके दिमाग में, इमेजिनेशंस में आ रही हैं, वो सारी की सारी रिएक्शंस मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। और इस प्रोसेस को, ये जो सारी रिएक्शंस चलती हैं बॉडी के अंदर, इन सारे प्रोसेस को एक साथ मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सही है क्या? ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा, ये सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस का काम क्या होता होगा? सोच के देखो, क्या काम होता होगा भाई? समझ चुके हैं हम लोग ये बात, लेकिन फिर भी क्या काम होता होगा? तो मैं कह सकती हूँ क्या कि दे प्ले दीज बायोकेमिकल रिएक्शंस, एक्चुअली लिखना शुरू करते हैं, दीज बायोकेमिकल रिएक्शंस प्ले a vital role
ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कहाँ पे? वाइटल रोल इन ग्रोथ। क्या क्या कराएंगी ये? ग्रोथ करा सकती हैं किसी सेल का, उसका डेवलपमेंट करा सकती हैं, डेवलपमेंट, और क्या करा सकती हैं? ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिवीजन, उस सेल का डिवीजन भी करा सकती हैं, डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ या सिंथेसिस ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, है ना, एंड elimination of waste, elimination of waste। ऐसे तो बहुत सारे काम है, मैंने कुछ कुछ लिख दिए। क्या क्या बोला मैंने? कि ये सारी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो कि एक लाइफ को चलाने के लिए चाहिए, और आप समझो इस लाइफ में सिर्फ मेरी बात नहीं हो रही है, मेरी बात मतलब सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एनिमल्स की बात नहीं हो रही है, जिसको आप लाइफ समझते हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई लोअर से लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब अमीबा हो, प्रोटिस्टा अगर आप समझते हो तो प्रोटिस्टा की कैटेगरी आती है अमीबा की, ठीक है, तो अमीबा हो, कोई आपका साइनोबैक्टीरिया हो, ठीक है, कोई आपका एल्गी हो, कोई आपका फंजाई हो, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबकी बात चल रही है यहाँ पे। उन सब के लाइफ को सस्टेन कराने के लिए जो भी केमिकल रिएक्शंस उनके भीतर हो रहा है वो सब मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, सही है। और ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस करेंगी क्या? तो ये अल्टीमेटली ग्रोथ कराती हैं, डेवलपमेंट कराती हैं, डिवीजन कराती हैं, रिपेयरिंग करती हैं बॉडी के सेल्स की, टिश्यूज की, न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करती हैं, एनर्जी बनाती हैं, और इवन आपके बॉडी के वेस्ट को निकालने में भी हेल्प करती हैं, सही है क्या? तो ये सारी जो आपकी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं इनका ये रोल है एक्चुअली। एक और पॉइंट देखना जरा, ये जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं बेटा ये सब की सब इंजाइम मेडिएटेड होती हैं। क्या मतलब है इंजाइम मेडिएटेड का? इंजाइम मेडिएटेड का मतलब है कि ये जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस आप देख रहे हो ये किसी ना किसी इंजाइम के प्रेजेंस में ही हो सकती है, विदाउट इंजाइम रन नहीं करती। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख देना है इस बात को कि ऑल बायोकेमिकल reactions are enzyme mediated। जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं ये सब के सब एंजाइम से ही चलती हैं, एंजाइम से ही होती हैं, ठीक है। इवन एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो कि आपको जानना चाहिए और वो ये है कि these reactions are water mediated also। ये सारे के सारे रिएक्शंस वाटर मेडिएटेड भी हैं। क्या मतलब है वाटर मेडिएटेड का? यहाँ पर वाटर मेडिएटेड का मतलब है कि या तो वाटर के मदद से वो रिएक्शंस कंप्लीट होता है, मतलब वाटर को कंज्यूम करके वो रिएक्शन हो पाता है, या उस रिएक्शन के होने के बाद वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मेन प्रोडक्ट के अलावा जो कुछ भी एक्स्ट्रा बना उसको बाई प्रोडक्ट कह लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैं अगर एग्जाम्पल दूं तो फोटोसिंथेसिस है ना, फोटोसिंथेसिस में आपका जो मेन वहां पर जो चीज बनानी होती है वो ग्लूकोज होता है, वो मेन प्रोडक्ट होता है। अब उसके अलावा वहां पर O2 भी बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है, तो वो उसका बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट के अलावा जो कुछ भी बनेगा वो सब बाई प्रोडक्ट होता है। तो वाटर वहां पर बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकलता हो, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में या तो वाटर यूज हो रहा हो या फिर वाटर वहां पे फॉर्म हो रहा हो एज अ बाई प्रोडक्ट, या फिर वाटर एज अ मीडियम वहां पे काम कर रहा हो। उस रिएक्शन को कराने के लिए जो मीडियम चाहिए वो वाटर के तौर पे वाटर को यूज किया जाता हो, सही है। तो अल्टीमेटली वाटर से घिरा हुआ रहता है आपका सारा मेटाबॉलिक रिएक्शंस। विदाउट वाटर आपके बॉडी के रिएक्शंस परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। और इवन ह्यूमन सेल की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो आप पढ़ोगे इस बारे में, आगे चल करके बताऊंगी कि आपके बॉडी में 90% से भी ज्यादा पानी होता है, करीब करीब अप्रोक्सीमेटली, समझ रहे हो, पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में हम लोग, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि ये रिएक्शंस जो होती हैं वो एंजाइम मेडिएटेड भी होती हैं और वाटर मेडिएटेड भी होती हैं, ठीक है।
तो ये सारी बातें जो हमने लिखी, ये सब हमने मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में लिखी है। ठीक है, ये सारी बातें किसके बारे में थी? मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में थी, और इस पूरे प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक है, अब देखना जरा, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो तरह की होती हैं। ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो तरह की होती हैं, देखना जरा। ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो तरह की होती हैं। एक होती हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस, एनाबॉलिक रिएक्शंस, और दूसरी होती हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस। सही है, एनाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या होती हैं एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस? समझना, एनाबॉलिक रिएक्शंस वो होती हैं जहां पर आपके सिंपल बायोमोलिक्यूल्स चेंज होकर के कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मैं एग्जांपल लूंगी। वहीं अगर मैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करूं तो इसमें क्या होती होंगी? जो लार्ज कॉम्प्लेक्स बायो मॉलिक्यूल्स होती हैं, वो सिंपल बायो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। सही है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं आपको तो ध्यान से समझना। एनाबॉलिक रिएक्शंस का एग्जाम्पल देखना जरा, क्या हो सकता है? जैसे मान लो आपने, देखो एग्जाम्पल देखो जरा इसका। जैसे मान लो अमाइनो एसिड है ना? ये अमाइनो एसिड क्या है? एक सिंपल बायोमोलिक्यूल है, माइक्रोमोलिक्यूल है, और ये जुड़ जुड़ के और ये आपको प्रोटीन बना लिया, जो कि एक कॉम्प्लेक्स लार्ज बायोमोलिक्यूल है। सही है, तो ये आपका एनाबॉलिक रिएक्शंस है, मतलब यहाँ पे कुछ बिल्डअप हो रहा है। सही है, यहाँ पे कुछ क्या हो रहा है? ध्यान से देखो, कुछ बिल्डअप हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है, कुछ बन रहा है। सही है क्या? इसके अलावा और सोचो, ग्लूकोज जो कि फिर से एक माइक्रोमोलिक्यूल है ना? ये जुड़ जुड़ के और कोई पॉलीसेकेराइड तैयार कर दिया, पॉलीसेकेराइड तैयार कर दिया। सही है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीजें जुड़ करके बड़ी चीज बना रही है, तो हमने उसको एनाबॉलिक रिएक्शंस कह लिया। सही है, चलो इसका देखो जरा एग्जांपल, इसमें क्या हो सकता है? कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर कोई लार्ज बायोमोलिक्यूल है, जैसे कि इसी को ले लो पलट करके, यही प्रोटीन ही है, प्रोटीन ही है। ये प्रोटीन टूट करके और ये अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये टूट करके अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपको लार्ज बायोमोलिक्यूल्स सिंपल बायोमोलिक्यूल्स में चला गया कन्वर्ट होने, सिंपल बायोमोलिक्यूल्स बना लिया, तो ये आपका कैटाबॉलिक रिएक्शंस है। सही है क्या? अच्छा, और देखो, और क्या हो सकता है? मान लो आपका फैट है ना? और ये फैट टूट करके क्या बना सकता है बताओ? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। सही है, ग्लिसरॉल बना लिया। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा कैटाबॉलिक रिएक्शंस में। फैट कोई लार्ज बायोमोलिक्यूल था और वो टूट करके सिंपलर वन में कन्वर्ट हो गया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। सही है, तो यहाँ पर कुछ चीजें क्या हो रही हैं? वो बर्न हो रही हैं, जल रही हैं। यहाँ पर कुछ बन रहा है, यहाँ पे कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है, बर्न हो रहा है। तो मैं इसको अगर लिखूं तो मैं कह सकती हूँ कि ब्रेकडाउन। ठीक है, एक सिंपल टर्म में लिख रहा है ताकि समझ में आ जाए वर्ड। ठीक है, और याद रह सके। यहाँ पे कुछ बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पे कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है। सही है, यहाँ पे कुछ टूट रहा है, यहाँ कुछ बन रहा है। अब इन दोनों रिएक्शंस के ही सम टोटल को, मतलब ये बॉडी के अंदर दोनों ही रिएक्शन चल रही होती हैं, कहीं पर कुछ बन भी रहा होता है, कहीं पर कुछ टूट भी रहा होता है, और इनको एक साथ मिला करके कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कह लेते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को, इस होने की प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म कह लेते हैं। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सही है, चलिए अब देखिएगा हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है आज का, जो कि एनसीईआरटी का एक्चुअली मेन टॉपिक है। ठीक है, ये तो मैंने आपको मेटाबॉलिज्म समझा लिया। देखना, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइमरी एंड
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सही है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? इसको जानने से पहले मेटाबोलाइट समझ लेते हैं कि मेटाबोलाइट्स क्या है ना। देखो, बायोकेमिकल रिएक्शंस जितनी भी हो रही थी अभी, है ना, जितनी भी आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही थी, उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, जितने भी केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, वो सब के सब मेटाबोलाइट्स हैं। वो सब के सब क्या है? मेटाबोलाइट्स हैं। तो मैं एक डेफिनेशन लिखती हूं यहां पर मेटाबोलाइट्स का। इंटरमीडिएट मतलब बीच का, है ना, उस रिएक्शंस के दौरान जो प्रोडक्ट शामिल है उनकी बात हो रही है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ मेटाबॉलिक reactions are called metabolites, are called metabolites। ठीक है, क्या बोला मैंने? जितने भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं किसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर, जितने भी बीच की जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी केमिकल्स हैं जो उस मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बीच में आती हैं, उन सबको हम मेटाबोलाइट्स कह लेते हैं। सही है। अब ये मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, ये जितने भी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये आपस में ही कन्वर्ट भी होते हैं। बिल्कुल, हमने अभी जस्ट देखा, आप सोचकर देखो। एमिनो एसिड्स टूट टूट करके और क्या बना लेता है, सॉरी जुड़ जुड़ के, सॉरी टूट के नहीं, जुड़ करके, है ना, क्या बनाता है? प्रोटीन। सही है, क्या बनाता है? प्रोटीन। और ये प्रोटीन आगे चल करके कहीं ना कहीं इंजाइम में मॉडिफाई हो जाती है। किसमें मॉडिफाई हो जाती है? इंजाइम में मॉडिफाई हो जाती है। और फिर ये इंजाइम्स जाकर के कहीं पर टूट करके ये वापिस से एमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट भी हो जाते हैं आपके बॉडी में। ये इंजाइम्स कहीं ना कहीं जाकर के आगे वापिस से अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सही है। तो मैंने क्या बोला? अमाइनो एसिड्स प्रोटीन में कन्वर्ट हो रही है। कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा? एनाबॉलिज्म। सही है। प्रोटीन से एंजाइम कुछ मॉडिफाई करके बना लिया, एंड एंजाइम वापस जब एमिनो एसिड्स में टूट रहा है, कोई लार्ज कॉम्प्लेक्स वापस से सिंपल कॉम्प्लेक्स में टूट रहा है, सिंपल मॉलिक्यूल में टूट रहा है, तो कौन सा रिएक्शन चल रहा है यहां पर? कैटाबॉलिज्म। सही है क्या? अब ध्यान से देखना, ये भी मेटाबोलाइट्स है, ये भी मेटाबोलाइट्स है, ये भी मेटाबोलाइट्स है, सब मेटाबोलाइट्स है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये सबको मेटाबोलाइट्स आप कह लोगे। और ये मेटाबोलाइट्स, मैंने क्या बोला कि एक मेटाबोलाइट दूसरे मेटाबोलाइट में चेंज होते रहता है। मैं इस बात को लिख देती हूं। क्या बोला मैंने? ऑल मेटाबोलाइट्स आर changes into one another, are changes into one another, linked through a series of reactions, called metabolic pathways। जरा समझना, थोड़ा सा और मतलब समझाती हूँ। देखो, क्या बोला मैंने कि आपसे क्या कहा मैंने कि जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं वो सब एक दूसरे में आपस में बदलती रहती हैं, चेंजेस इनटू वन अनदर, खुद में एक दूसरे को चेंज होती रहती हैं। और ऐसा करने के लिए वो एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस को फॉलो करती है। ठीक है, सीरीज ऑफ रिएक्शन मतलब कलेक्टिव बहुत सारा रिएक्शन, बहुत सारे स्टेप में होने वाला रिएक्शन, उसको सीरीज ऑफ रिएक्शंस कह रहे हैं। और उन सीरीज ऑफ रिएक्शंस को मेटाबॉलिक पाथवे कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे। आप पढ़ोगे आगे चल करके, जब मैं आपको प्लांट फिजियो बता रही होंगी तो वहां पे काफी सारे मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ने हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस मेटाबॉलिक पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस। समझ रहे हो? इवन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मैं, आपके बॉडी में जितने भी, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, आपका शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, ये आपका मेजर सोर्स एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है आपको। सही है।
अब आपके बॉडी में जो प्रोटीन होता है जरूरत पड़ने पर वो भी कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है। आपके बॉडी में जो फैट है जरूरत पड़ने पर वो भी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में चेंज होकर के आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और आपके बॉडी में ये सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में, आपका कार्बोहाइड्रेट फैट में, फैट आपका कार्बोहाइड्रेट में, ये सब आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, सब चेंज होते हैं। तो आप देख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट भी मेटाबोलाइट है, प्रोटीन भी मेटाबोलाइट है, फैट भी मेटाबोलाइट है, और सब आपस में चेंज हो रहे हैं। ये सब आपस में चेंज होते रहते हैं। पढ़ाऊंगी मैं इस बात को, आपको दिखाऊंगी जब आगे मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा रही होंगी, तो रेस्पिरेशन चैप्टर में सारा बात हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बात शायद कहीं गलत नहीं हुआ है ना? आपको समझ आई मेरी बात? क्या बोला मैंने कि जितनी भी मेटाबोलाइट्स होती हैं वो आपस में चेंज होती रहती हैं। एक लिंक ऑफ चेंज होने के लिए क्या करती हैं? सीरीज ऑफ रिएक्शंस को फॉलो करती हैं, उससे जुड़ी हुई होती हैं। सीरीज ऑफ रिएक्शन मतलब स्टेप ऑफ रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शंस में टूटा हुआ रहता है वो रिएक्शन, और एक रिएक्शन में आपको एक चीज इसमें चेंज हुआ, फिर वो चीज उसमें चेंज हुआ, फिर वो चीज उसमें चेंज हुआ, फिर वो चीज उसमें चेंज हुआ, तो सीरीज ऑफ रिएक्शंस को फॉलो करती हैं। उन सीरीज ऑफ रिएक्शंस को मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अमीनो एसिड प्रोटीन में चेंज हुआ, देन ये एंजाइम में चेंज हुआ, एंड देन वापस से अमीनो एसिड में चेंज हुआ। तो ये भी कुछ और, ये छोटा सा ही पाथवे है, लेकिन एक्चुअली मेटाबॉलिक पाथवे ही दिखाया जा रहा है यहाँ पर भी। तो ये कुछ और नहीं, मेटाबॉलिक पाथवे ही यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये भी एक मेटाबॉलिक पाथवे है। आई थिंक आपको मेरी बात अब समझ में आ रही होगी। सही है क्या? ओके, चलिए अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मेटाबोलाइट्स में जो प्राइमरी और सेकेंडरी है उसके बारे में। सुनिएगा जरा, देखिएगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, मेटाबोलाइट्स को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। मेटाबोलाइट्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। पहला कौन सा है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और दूसरा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसका पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखिएगा, पहला पॉइंट हो सकता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का, दे आर पार्ट ऑफ बेसिक, दे आर पार्ट ऑफ बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस। दे आर पार्ट ऑफ बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो आपके सेल के भीतर जो बेसिक रिएक्शंस चल रही हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, जो एक लाइफ को सर्वाइव कराने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका ये पार्ट होती है। मतलब ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स उसमें शामिल होती हैं। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो डेरिवेटिव्स, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। दे आर, इसमें भी लिख लो आप, यहां से इसको पॉइंट को कर देती हूं मैं, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सही है। सेकेंड पॉइंट देखना जरा, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं एक लाइफ को रन कराने के लिए, सर्वाइव कराने के लिए। तो मैं लिख देती हूं कि हैव डायरेक्ट फंक्शन, हैव डायरेक्ट फंक्शन इन ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, important for सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। सही है। इसका सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं? हैव नो डायरेक्ट फंक्शन, इनका कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं होता। हैव नो डायरेक्ट फंक्शन इन ग्रोथ
and metabolism and produced from प्लांट्स। किस किस से मिल जाता है ये आपको? प्लांट से, किसी माइक्रोब से, फंजाई से, ईटीसी। इन सब से आपको ये मिलती हैं, प्लांट से, माइक्रोब से, फंजाई से, सबसे मिल जाती हैं और उनका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में। सही है? ओके, कुछ और पॉइंट्स देखिएगा, कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं इसमें। दो दो पॉइंट्स हो गए दोनों की तरफ। देखिएगा तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को आप प्लांट से अगर आप निकालते हो तो बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, है ना? तो कैन बी इजिली, can be easily extracted, easily extracted from plants। वही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का क्या कहानी है भाई? इनका चक्कर है कि भाई ये तो आप इजिली नहीं निकाल सकते हो, है ना? तो कैन नॉट इजिली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स। आप इनको प्लांट से इतना आसानी से नहीं निकाल सकते हो, ठीक है? कांट बी इजिली एक्सट्रैक्टेड, इसको लिख लो, इजिली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है? ये लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती हैं, तो लिख देती हूं कि प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट्स, और ये ट्रेसेस में बनती है, मतलब बहुत ही कम बनती है ना, तो फॉर्म्ड इन ट्रेसेस, ठीक है? ट्रेसेस का मतलब अंश होता है, अंश मतलब बहुत छोटा सा हिस्सा, ठीक है? ट्रेसेस का मतलब होता है वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है? वेरी, इसको अमाउंट लिखा है ना, तो वेरी स्मॉल अमाउंट में। सही है? और कुछ और एक एक दो पॉइंट लिख सकते हैं क्या? हाईली यूजफुल होती हैं प्लांट्स के अंदर, ये भी लिख सकते हो आप, ये भी पॉइंट बना लो। हाईली यूजफुल इन प्लांट्स, प्लांट्स में काफी यूजफुल होती है, बिल्कुल डायरेक्ट रोल है इनका, वही ग्रोथ फंक्शन कराती है, ग्रोथ कराती हैं, डेवलपमेंट कराती है ना, तो यूजफुल तो होंगी, ठीक है? इनका हैव लिमिटेड रोल, ऐसा नहीं कि कोई रोल नहीं है, लेकिन बहुत लिमिटेड रोल है, तो हैव लिमिटेड रोल, हैव लिमिटेड रोल। अब एग्जाम्पल सुनो जरा, ठीक है? इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? अमाइनो एसिड, ठीक है? और क्या होगा? प्रोटीन, और क्या होगा? ग्लूकोज, और क्या होगा? पॉलीसेकेराइड, मतलब कार्बोहाइड्रेट एक तरह से, पॉलीसेकेराइड। और क्या हो सकता है? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए की बात कर रहे हो ना, जितने भी तुमने सुने सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है? लिपिड्स, लिपिड्स एटसेट्रा, ठीक है? जितने भी तुम बायो माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल तो जानते हो, सब इसके अंदर आ जाएंगे, सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है? इसका एग्जाम्पल देख लो, प्लांट से गम निकलता है, ठीक है? गम, है ना? रेजिन्स, ठीक है? रेजिन्स, है ना? गम, रेजिन्स, ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो सब भी ले लेंगे। अभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एक चार्ट करेंगे, है जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, उसका हमारे लाइफ में कॉमर्शियल यूज है, ठीक है? बट वो प्लांट के लिए या वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसने उसको प्रोड्यूस किया है, उसके बॉडी में बहुत बड़ा कोई वो इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले नहीं करते हैं, ठीक है? आइए एक चार्ट है छोटा सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक चार्ट के फॉर्म में, और ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक बार आपको समझा देती हूँ, देख लो, एंड इसको ध्यान पे रखना है। पेपर में इसमें से एक आधा बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके नीट के एग्जाम में, तो दैट्स वाई आपको, और एनसीईआरटी का दिया डेटा है तो आपको वैसे भी ध्यान पे रखना चाहिए, तो आपको एक हल्का हल्का इसको ग्लिम्स में याद रखना है। देखिए क्या क्या है, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल सारे के सारे हैं, जैसे कि ये पॉलीमेरिक सब्सटेंस है ना, जो कि आपको प्लांट्स के थ्रू निकलता है, रबर हो गया, गम हो गया, सेलुलोज हो गया, ठीक है? कुछ पिगमेंट्स होती हैं जैसे कैरोटेनॉइड्स हो गया, एंथोसाइनिन हो गया ना, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, सब तरह के पिगमेंट, ठीक है? ये सारे हो गए।
कुछ अल्कानॉइड्स होते हैं जैसे मॉर्फिन, कोडीन, ये तो हम लोग पढ़ेंगे अभी 12th क्लास में, ठीक है। तो मॉर्फिन, कोडीन, ये सब निकलते हैं कुछ अल्कानॉइड्स। कुछ टर्पेनॉइड्स निकलते हैं जैसे मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, है ना। उसके बाद कुछ ऑयल्स भी निकलता है जैसे लेमन ग्रास ऑयल, है ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलती है जैसे एब्रीन, रिसिन, बहुत ही हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होती हैं। इसका वैसे तो ये बहुत ही पॉइजनस होती हैं, लिथल होती हैं, जानलेवा होती हैं, और लेकिन इसका मेडिसिनल यूज थोड़ा बहुत है, कैंसर सेल्स को मारने वारने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं। उसके बाद कॉन्केनावेलिन ए, ठीक है, ये जो होता है ये आपको ये भी एक तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है और ये कार्बोहाइड्रेट को बाइंड करने का काम करता है, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली लेक्टिन्स हो गई, और कुछ ड्रग्स भी हो गए जैसे कि विनब्लास्टीन, कुर्क्यूमिन, है ना। तो ये सारे आपके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि आपको ध्यान पे रखने होंगे, ठीक है। ये सारे थे मेटाबोलाइट्स, और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, तब तक ये सारा टॉपिक आप रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।